चलो मित्र, जय हिंद। और आज का लेक्चर हमारे आपके लिए है शिक्षा सेतु के इस यूट्यूब चैनल पे। आपको होने वाला है क्लास 10 का इतिहास, हिस्ट्री। मेरे मित्र, आपको बता दें, इससे पहले इतिहास का और साइंस के ऑल सब्जेक्ट, साइंस में 3 बुक पढ़ना है, आपको पता ही है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री के टॉप 30 MBBI लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अब बोलोगे सर 30 क्वेश्चन कैसे पढ़ा रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको बता देते हैं। देखो, जो सोशल साइंस होता है, एसएसटी पढ़ना है क्लास 10 के बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए। तो एसएसटी में आपको इससे इतिहास से 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न एवं उत्तर पूछे जाएंगे। इसमें से 3 का उत्तर देना अनिवार्य होता है। 3 यानी कि 6 नंबर। तो यह 3 क्वेश्चन क्लियर करना है आपके, 4 क्वेश्चन क्लियर करना है, तो यह आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करना है, तो आपको 30 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर डायरेक्ट यहाँ से आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और ये 30 क्वेश्चन काफी होते हैं मेरे दोस्त। ये पूरे इतिहास का है। ये सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के लिए इतिहास है, लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं इस 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आगे मैं चलता हूं। और सब वीडियो आपको कहां मिलेगा? शिक्षा सेतु की यूट्यूब चैनल, शिक्षा सेतु क्लास 10 सर्च कीजिए यूट्यूब पर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको शाम को 4 बजे क्लास होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इससे मैं 15 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्त, ठीक है ना। चलो, तो आज को माहौल को गर्म कर देना है और गर्दा उड़ा देना है। चलिए, क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों में नपाल और एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। भैया जी, जो एक जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हो रहा था, ठीक है, अमेरिका और वियतनाम का जब युद्ध हो रहा था, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका भाई खतरनाक है, बकलोलवा सब है, ठीक है ना। वो तो सब पर एकदम सोचता है कि हम अपने आप को बाप समझता है पूरा दुनिया का, ठीक है ना। लेकिन उसको क्या पता बिहारी है। बिहारी अगर कहेंगे हुले हुले करवा देंगे, तो बस जाके सब कमले कलमे कमले घोंप के खत्म कर देगा, है ना। स्टूडेंट के पास हथियार थोड़ी है। उसके बाद ज्यादा खिंचाएगा तो कलम होगा, है ना। कलम को बना लेगा हथियार, ले खपागा ले खत्म। इसलिए उसको नहीं पता है कि सबसे पंगा लेता है, लेकिन भारत से पंगा नहीं लेता है। उसको पता है कि बिहार भी ये भारत में आता है। बिहारवा सब बिहार वाला ऐसे पगला होता है। वो सब ऐसी कुदारी चला के खुरपीए से सब खुरपी आने लगेगा, गड़ी आने लगेगा, है ना। अब बताओ, झगड़ा होगा। अब कोनो सोहनी कर रहा होगा खेत में, तो क्या करेगा वो का हाथ में कहते खुरपी होगा। कोनो घास काट रहा होगा, हंसुआ होगा, हंसुआ से लड़ना शुरू कर देगा। आओ आओ तू आओ आओ। वो गोली मारेगा, ये को मारेगा, ये वो गोली मारेगा, गोली खत्म। हंसुआ खत्म थोड़ी हो रहा है, वो तो 10 को मार देगा, तो हंसुआ और आवे करेगा, है ना। वही बात है। क्या किया? रासायनिक हथियारों में नपाल और एजेंट ऑरेंज का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन 2015-19 के एग्जाम में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। देखिए, अमेरिका और वियतनाम युद्ध में क्या किया गया, मैं आप पहले मोटे मोटे तौर पर समझा देते हैं। अमेरिका और वियतनाम युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। तो अमेरिका ने नपाल का प्रयोग, एक प्रकार का यह रासायनिक केमिकल था। रासायनिक केमिकल था, जो एक प्रकार का यहाँ पे गैसोलीन से मिलकर, गैसोलीन एक पदार्थ होता है। गैसोलीन से मिलकर क्या करता था यह? गैसोलीन से मिलकर एक मिश्रण तैयार करता था, एक मिश्रण तैयार करता था, और त्वचा से चिपक जाता था। जैसे इसका प्रयोग किया, गैसोलीन के साथ मिश्रण कर देता था नपाल का। नपाल जो उसका उपयोग करके, नपाल एक प्रकार का और मिश्रण बनाता था, उसको बम में रखकर उड़ा देता था, उसको मार देता था, ठीक है। तो वहां का जो लोगो है, उसमें त्वचा में चिपक जाता था। त्वचा में जब मोरचैया लेखन, जिसे घाव हो गया है, किसी कट के ऊपर मिरचाई डालने पर कितना दर्द होता है, पूरा आदमी छिलमिला जाता है। उस तरह से त्वचा चिपक कर जलने लगता था और काफी दर्द होता था। तो इसका उपयोग किया था अमेरिका ने। और सेकेंड में यहाँ पे एजेंट ऑरेंज है। एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर है, एक प्रकार की दवा था, जिससे अगर किसी पेड़ या पौधे पर अगर इसको छिड़काव कर दिया जाएगा, तो पेड़ या पौधा का पत्ती जो होता, पत्ता, वो झुलस जाता था और वो पेड़ मर जाता था। पेड़ सूख जाता था, मरना मतलब सूख जाना, ठीक है ना। तो इसका दो उपयोग किया अमेरिका ने। तो कैसे, देखिए, अमेरिका और वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा, बेहुदवा द्वारा, मतलब समझ सकते हैं, बकलोलवा द्वारा, ठीक है। तो अमेरिका द्वारा वियतनाम पर नपाल और एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। क्या किया? अमेरिका और वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा नपाल और एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियार था। रासायनिक मतलब केमिकल में, ठीक है ना। रासायनिक हथियार मतलब केमिकल द्वारा, ठीक है ना। रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। नपाल एक प्रकार, अब देखो, अब नपाल क्या था? तो नपाल जो था, ठीक है, सॉरी, नपाम, नपाम नहीं नपाल बोले, नपाम। नपाम एक कार्बनिक यौगिक था। कार्बनिक यौगिक मतलब जैसे हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जल होता है, ये सब क्या है? लोहा है, तांबा है। आपको केमिकल में बहुत सारा केमिकल होता है ना। उसी प्रकार का नपाम कार्बनिक यौगिक था, जो
अग्नि बमों में, अग्नि बम जो आग बम होता है ना, अग्नि बम, बम आप जनबे करते हो आगे फेंकते हैं ना, अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था, जो मैंने बताया। और ये क्या करता था, वहां पे नपाम एक प्रकार का क्या है, रासायनिक यौगिक था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता था और जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था, एकदम पूरा एकदम बुझा था, एकदम त्वचा में जल रहा है, ठीक है ना, जलता रहता था। और तथा एजेंट ऑरेंज क्या है, एजेंट ऑरेंज, ये तो हो गया। एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर था जिसे हम पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी, जिससे पेड़ की पत्ती झुलस जाती थी और फिर पेड़ मर जाते थे, और पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इसका उपयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया। इससे जब युद्ध होता था, जंगल में रहता था आदमी, पता नहीं चलता है, तो इसका उपयोग करके पूरा जंगल को झुलसा दिया, तो उसमें जो भी आदमी वो भी पता चल जाएगा। तो क्या होगा, इसका उपयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया। तो ये डिफिनेशन जो है बहुत प्यारा है। आप चाहो इसको इधर उधर करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बोलो एक बार, जय बिहार, जय भारत, है ना। भारत का डेवलप करना है तो बिहार को डेवलप करना जरूरी है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो बिहार के आईएएस निकलेगा तब ना भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको आईएएस बनना है, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा बनता है आईएएस, याद रखिएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। देखो, साम्यवाद जो था एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, इस पर जानिए, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करते हैं हम आपके लिए। मेरे मित्र, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट का एक नोट्स मिल रहा है, जिससे पढ़कर 450 कर सकते हैं गारंटी के साथ। बोलोगे सर ऐसा कैसे, भैया जी आप पूरा बुकवा थोड़ी पढ़ रहे हैं, बुकवा पढ़ोगे तो नॉलेज के लिए। भाई एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाना है तो पूरे बुक नहीं पूछता है, उससे कुछ ही क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको 450 करना है, कुछ नहीं पढ़े, 0/0 है, जिसको यहाँ पे 10th का क नहीं आता है, उसके लिए भी मेरे दोस्त मात्र 199, इतना खर्च किए, 199 का एक कोर्स है, उसको लीजिए, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करिए, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। नंबर देखिए, डायरेक्ट हमसे आपसे बात होगी, आपको जो भी पूछना पूछ लीजिएगा कि सर कैसे आएगा नहीं आएगा, और आराम से इसको लीजिए, गर्दा उड़ा के आप आराम से 90% कर सकते हैं। इतना का मतलब होता है 90% प्लस करना है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखो मेरे दोस्त, समाजवादी एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, समझिए। 1917 के रूसी क्रांति के बाद रूस में समाजवादी व्यवस्था लागू हुआ। देखो, 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, और 1917 में ही महात्मा गांधी चंपारण भी आए थे, अप्रैल 1917 में। तो भारत में उस समय कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो 1917 के रूसी क्रांति के बाद रूस में समाजवादी व्यवस्था लागू हुई, ठीक है ना, लागू हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, और किसानों में बांट दिया गया। जैसे समझिए, देखो, पहली बार जब कोई कानून लागू होता है तो उसको हम कहते हैं पहली बार हुआ। जैसे आज से पहले कभी आप लॉकडाउन सुने थे? आप बताओ, अभी आपको पता है लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन जानते हो। आज के पहले पापा दादा मम्मी से पूछना, कभी पापा मम्मी लॉकडाउन के नाम जानते थे? तो बोलेगा कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन होता था लेकिन कोई लागू आज तक कभी नहीं। लॉकडाउन का नाम सब कोई सुना था, और नाम किसी ने नहीं सुना था। लॉकडाउन लागू नहीं होता था, लेकिन ये आपको एथी में, इतिहास में, और बेसिकली जो हमारा क्या है, अब संविधान है उसमें है कि अगर कोई महामारी आए तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, लगा भी नहीं था। तो पहली बार जो होता है तो उसका नाम पल जाता है कोविन। अब कोविन पर क्या करता है, कोरोना पर लेख पूछता है। तो कभी कोरोना का नाम सुने थे आप? कोविड के नाम सुने थे? नहीं सुने थे। तो जो पहली बार होता तो नया हो जाता। इस समाजवादी जो एक नई आर्थिक थी, नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि समाजवाद पहले लागू नहीं हुआ था कभी भी। 1917 जब रूसी क्रांति हुआ उस समय इसको लागू किया गया। तो ये कहता है 1917 के रूसी क्रांति के बाद रूस में समाजवादी व्यवस्था लागू हुआ। क्या? समाजवादी व्यवस्था। और समाजवादी व्यवस्था क्या है, समझिए इसको। जो समाजवादी व्यवस्था जो है, इसमें क्या करता था, जैसे कि बिहार है, बिहार है, तो बिहार में सब अपना अपना घर रहता है, सबका अपना अपना संपत्ति होगा। किसी के पास 10 कट्ठा जमीन होगा, किसी के पास 10 बीघा जमीन होगा, किसी के पास 50 बीघा जमीन होगा, किसी के पास 1 कट्ठा होगा, है ना। आपके गांव में किसी के पास 2 कट्ठा है, किसी के पास 10 कट्ठा है, किसी के पास 20 कट्ठा है कि नहीं। अगर सरकार कर दे, सरकार पूरे जमीन को अपने अंडर कर ले कि नहीं किसी का जमीन नहीं है, सब हटाओ, किसी का जमीन नहीं, अपने अंडर ले ले, तो आपका जमीन किसी का नहीं, और सब में बराबर बराबर बांट दे, जो राहुल गांधी कर रहे थे इस बार, कि सबको संपत्ति को एक करके बराबर बराबर संपत्ति बांट दिया जाएगा।
इसी वजह से तो हार गए। मतलब वह पूरे देश का संपत्ति को एक संपत्ति मतलब सरकार की संपत्ति बनाकर और जो गरीब है उनको धनी है उनको सबको भाई आप अपने संपत्ति के लिए काफी मेहनत किए। गरीबों के लिए तो ठीक है जिनके पास अब काफी मेहनत किए। नेताओं के लिए तो अच्छा था कि भाई नेताओं पैसा और रखे तो उस सभी में बढ़ जाएगा तो ठीक है। लेकिन जो आदमी काफी मेहनत करके कमाया है हम बताया 24 घंटा में से 22 घंटा मेहनत करते हैं। अब 22 घंटा कैसे हम सोते 4 से 5 घंटा उसके बाद जितना समय मिलता है सब आपको आपके लिए लगाते हैं पढ़ाने के लिए ठीक है ना 12th 10th के लिए। अभी 10th का क्लास चल रहा है शिक्षा सेतु 10th के चैनल पे 10th का पढ़ाई चल रहा है और काफी मेहनत होती है। तो अगर मेरा मेहनत का पैसा अगर किसी में बांट दिया जाए तो कैसा मुझे मन होगा। इसी वजह से क्या समाजवादी जो था पूरे राज्य का जो भी जमीन था वो सरकार ले लिया और सरकार सबको बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो यह कहीं भी सही नहीं था किसी भी तरीका सही नहीं था। किसी का जमीन होगा कि अपने कमाई से खरीदा होगा तो बेचारा तो वो किसी को चल जाएगा उसको कम पड़ जाएगा। हाँ जिसको कम है उसको तो ज्यादा मिल जाएगा। जिसको 1 कट्ठा है तो उसको 10 कट्ठा मिल जाएगा तो वो तो खुश हो जाएगा। और जिसके पास 50 बीघा है उसको अगर 10 बीघा हो जाए और 50 बीघा वो काफी खरीद के पैसा लाया है उसको क्या मन होगा। ये बात है। तो 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस में समाजवादी व्यवस्था लागू की गई ठीक है ना। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि मतलब जो कृषि होता है जिसमें खेती होता है कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो राज्य है देश की संपत्ति घोषित करके क्या करता है किसानों में बराबर बांट दिया है किसानों में बांट दिया गया। मतलब जो किसान खेती करेगा वो सरकार को देगा ठीक है ना। व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जो आपका संपत्ति हो वो सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया और आप सरकार के लिए काम कीजिए बस सरकार आपको 2 टाइम खाना देंगे बस। व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त कर राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया। ऐसा नहीं कि अब है क्या आप लोग हम लोग क्या स्वतंत्र हैं भाई जिसको मन करता है काम करता है जिसको नहीं मन करता है सूत के खाता है ठीक है। और जो लड़की पापा का पैसा उड़ाता है सिगरेट धूपता है कहता तोहरा उड़ते हाँ पापा आपका उड़ता है तू क्या है बोलने वाला तू कौन है बोलने वाला बोलता है ना। तो क्या है तो लेकिन जब राज्य का संपत्ति हो जाएगा टोटल तो प्रत्येक व्यक्ति का काम करना अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि जब पहले राजतंत्र होता था तो पहले राजतंत्र में राजा जो हुक्म देता सबको करता था तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया ठीक है ना अनिवार्य हो गया। ऐसी व्यवस्था विश्व में पहली बार लागू हुआ था। ऐसी जो व्यवस्था विश्व में कहीं भी किसी भी देश में लागू नहीं किया गया था। तो ऐसी व्यवस्था विश्व में पहले किसी भी ठीक है ना पहले किसी भी देश में लागू नहीं की गई थी। इसीलिए समाजवादी क्या है समाजवाद जो है नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी क्योंकि दुनिया में पहली बार ये लागू हुआ था इसी वजह से ठीक है ना। किसी भी देश में लागू नहीं की गई थी। अतः समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। समझ में आया प्यार आया मजा आया झकास आया। चलो एक गाना सुना बढ़िया वाला। मुहवा बोरहनी से बान के नाई हाँ ये जान न त चीने में देर होई हो का ठीक बा ना। चला अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2018 2019 के एग्जाम पूछा गया अक्टूबर क्रांति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए सब पढ़ते हैं इसको। देखिए 7 नवंबर 1917 के रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई ठीक है ना। और पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार जब किस तरह समझिए 7 नवंबर 1917 को कहा हुआ 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति होता है। रूस में बोल्शेविक क्रांति होता है ठीक है ना हुई। लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार जो पुराने में रूस का कैलेंडर था पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन 25 अक्टूबर 1917 था। मतलब देखो अभी आधुनिक कैलेंडर है तो सब दुनिया में वही चलता है तारीख भी वही है समय भी वही होता है बशर्ते समय आगे पीछे होता रहता है सब अपना अपना समय में। तो वही कहा गया है वहां पे अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन क्या था 25 अक्टूबर 1917 था इसीलिए 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति को यानी कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा गया क्योंकि उस दिन क्या था और उस दिन क्या बोल्शेविक क्रांति कहा गया। इस दिन क्या था यहाँ पे पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन बैंक डाकघर टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवनों पर बोल्शेविक ने
आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? क्वेश्चन कहा गया कि 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन 25 अक्टूबर 1917 था। 1917 था, ठीक है, 1917 था। इसलिए 7 नवंबर 1917 के बोल्शेविक क्रांति को क्या अक्टूबर क्रांति कहा गया? क्योंकि उस दिन बोल्शेविकों द्वारा रूस के डाकघर, टेलीफोन, बैंक और सरकारी भवनों पर बोल्शेविकों ने कब्जा कर लिया। समझ में आया? उस इसी बात को लिखा गया, दूसरा है कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? जब इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसमें ऑस्ट्रिया की भूमिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की भूमिका पर प्रकाश डाले। देखो, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। विरोधी मतलब जैसे होता नहीं, आप कोई काम करने जाते तो आपका पटीदार जो होता है, पड़ोसी, आपका होने नहीं देना चाहता है। मतलब वो काम को होने नहीं देगा, उसको बीच में बाधा डालेगा, ठीक है, मैं बीच में कांटा बनेगा, ठीक है ना, रोड़ा डालेगा। ठीक, कोई भी काम करने जाएगा तो रोड़ा डालेगा, तो उसको रोड़ा के पत्थर से बांध दीजिए, क्या दिक्कत? और होता कथी है, आज तक कभी सुने हैं कि एक गांव से दूसरे गांव में लोहा पत्थर हो गया, झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया? यह तभी होता है जब थोड़ा मोड़ा के लिए, किसी झंझट की वजह से, पैसा उसा के लिए। लेकिन पटीदार में हरदम झंझट होते रहता है। पटीदार समझते हैं ना, पड़ोसी। देखो, ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनीकरण के एकीकरण की विरोधी था। ये विरोध करता था, ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन फिर भी हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। वह इटली तथा जर्मनी का एकीकरण होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाहता था। क्या कुचलना चाहता था? मतलब जो वहां के लोग थे, एक इटली और जर्मनी का, वहां पे अगर क्रांति होता था, आंदोलन होता था, तो उसे ऑस्ट्रिया क्या, उसको दबा देना चाहता था, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता, दबाना चाहता था। तो ये कहता था, ये तो समझ गए, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरोधी था। वह इटली और जर्मनी के एकीकरण में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना, कुचलना मतलब दबाना, दबाना चाहता था। परंतु जितना वह आंदोलन को दबाता, इटली और जर्मनी के लोगों ने और उसको बमगर कर देता। ठीक है, तो ये कहता है, जितना परंतु जितना वह आंदोलन को दबाता, इटली और जर्मनी के नागरिक मतलब लोग, नागरिकों में वहां पे एकीकरण की भावना और प्रबलता हो जाती थी। मतलब एकीकरण मतलब और ज्यादा कहता नहीं भाई, हम तो अब भाई आजाद करेंगे, एकीकरण तक करवाएंगे, ठीक है। एकीकरण की भावना और प्रबलता हो जाती, मतलब जितना उसको दबाना चाहता था, उतना और वहां का जनता क्या करता था, और आंदोलन को बढ़ा देता था, ठीक है ना। अब प्रबल हो जाता था। 1848 में मेटरनिख मेटरनिख के पतन के बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण की मांग सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई। मतलब जब मेटरनिख मर गया, उसके बाद ये बाधा खत्म, उसका इटली और एकीकरण का खत्म, मतलब उसका एकीकरण हो गया। तो ये कहता है प्रबल हो जाता है। और 1848 में मेटरनिख के पतन मतलब मरने, पतन के बाद, ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण की मांग की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण की विकास कैसे हुआ? ये क्वेश्चन 2016 2018 एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण मुद्रण यंत्र की विकास कैसे हुई? देखो, यूरोप में छापाखाना के आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम गुटेनबर्ग को है। जो यूरोप है, जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एशिया में, उसी तरह यूरोप है, ठीक है ना। तो यूरोप में छापाखाना के आविष्कार का श्रेय, छापाखाना मतलब आप लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड छापा दे, अब प्रिंट आउट कर दो, एगो हाई प्रिंट आउट कर दो, हाई प्रिंट आउट कर दो, अभी तक एकदम घटाघट कर लेते हो, है ना। पहले हालत निकल जाते थे छापने में। तो पहली बार छापाखाना जो यूरोप में आया, उसका श्रेय गुटेनबर्ग ने किया था। तो ये कहता है, और कब? 1448 में। आज से सोचो कितना साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी 2000 चल रहा है, 1448 क्या से, आज से 600 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। कितने? 600 वर्ष, एक वर्ष नहीं, 6, यानी कि आपके सतवा पुष्प पीछे चल जाओ। आपके पापा, आपके दादा, दादा के पापा, दादा के पापा के पापा, पापा के, मतलब सातवां चल जाओ पीछे,
उस समय 1448 की बात कर रहा। तो वही कहता है यूरोप में छापाखाना का आविष्कार का श्रेय गुटेनबर्ग को है। जिन्होंने यानी कि जिन्हें 1448 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार किया, जिन्होंने 1448 में छापाखाना का आविष्कार किया। ठीक है ना? याद रखना जैतून क्वेश्चन है जैतून पेरने की मशीन का आधार बनाकर उन्हें यहाँ पे जैतून पेरने की मशीन जो होता है का जिसे ऊख पेरने का मशीन होता है उसी तरह जैतून पेरने का मशीन था। तो जैतून पेरने के मशीन को आधार बनाकर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। जैसे कि अभी देखो मशीन जब देखते हो कहीं तो आपका दिमाग में खुद पाते आते इस मशीन से ये काम बराक से हो जाएगा। ठीक है, पहले आप देखोगे पहले जो ठेला चलता था जो गुड्स चलता था उसका तो उसमें मशीन फिट कर दिया। कोई देखा होगा कि कोई क्या करता था पहले उसमें क्या करता था मोटरसाइकिलें जोड़ के चलाता है तो मतलब दिमाग लगा लेता है ना। तो उसी तरह से क्या किया यहाँ पे जुतेन पेरने का जो मशीन के आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इस छपाई इस छपाई मशीन में पांच की यहाँ पे पंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया गया था। मतलब इस मशीन के जो मशीन है छपाई की मशीन है छपाई मशीन में पंच की सहायता से लंबा एक प्रकार का हैंडल लगाया गया था जो हैंडल चलाया जाता था और छपाई होता था। तभी बेसिकली गुटेनबर्ग का यहाँ पे मुद्रण छापाकार का आविष्कार हुआ 1448 में। पूछेगा कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र की आविष्कार कब किया तो 1448 में। याद रखिएगा डेट ऑफ पूछेगा। इस क्वेश्चन में इतना ही रखेंगे, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। तो शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल शिक्षा सेतु आप 10th शिक्षा सेतु 10th सर्च करना आ जाएगा, ऊपर ही आएगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में बताना। और ये सब का नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। कोर्स भी है 199 मात्र 199, ज्वाइन जरूर कीजिएगा अच्छे नंबर लाना है तो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय मेरे दोस्त। थैंक यू।